नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हिंदी नाटक इकाई 8 हम कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा नाटक है अंजो दीदी, जो कि उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखा गया है और ये भाग 13 है हमारा। तो देखते हैं अंजो दीदी नाटक जो है नाम से ही पता चल रहा है कि किसी पात्र के ऊपर जो है इस नाटक का नाम रखा गया है, जो कि अंजो नाम है उनका। वैसे तो नाम पूरा अंजलि है, लेकिन अंजो जो है उनका हम कह सकते हैं छोटा नाम है उनका, जिससे उनको पुकारा जाता है। तो रचना काल देखें अगर इस नाटक का, तो 1955 ईस्वी है। 2 अंक हैं इसमें, कुल दृश्य 6 हैं। पहले अंक में ही 3 दृश्य हैं और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हैं, तो कुल मिलाकर 6 दृश्य हैं इस नाटक में। अंकों का स्थान देख लेते हैं कि दोनों अंक जो हैं उसके स्थान कौन कौन से हैं। तो जो अंजो दीदी का घर है, यानी कि अंजलि दीदी का जो घर है दिल्ली में, उसके बंगले की बैठक और खाने का जो कमरा है वो पहले अंक का स्थान है। और समय कौन सा है इसमें जो दर्शाया गया है, 1933 ईस्वी का समय है और गर्मियों का एक दिन है, जो पहले अंक के तीनों दृश्य में नजर आता है। दूसरे अंक में देखें तो दिल्ली में अंजलि दीदी की वही बैठक खाना का चित्र दिखाया गया है और वही खाने का कमरा है। और समय क्या है, अब समय जो है वो 20 साल बाद है, यानी कि पहले अंक में समय था 1933 ईस्वी, अब है 1953 ईस्वी, यानी कि 20 साल बाद। तब गर्मियों का एक दिन था और अब दूसरे अंक में सर्दियों का एक दिन है। तो ये दोनों अंकों के स्थान व समय हैं। दशरथ ओझा कहते हैं कि अंजो दीदी नाटक की जो मूल समस्या है वो पति पत्नी के विचारों की विषमता है। दो प्राणी जैसे अपने किसी नियम की पराकाष्ठा पर पहुंचकर तदनुरूप आचरण करने लगते हैं तो कलह अवश्यम भावी हो जाता है। तो यानी कि पति पत्नी के विचार इसमें सेम नहीं है, लेकिन इस नाटक में बाद में देखते हैं कि जैसा पत्नी व्यवहार करती है, क्योंकि वो अगर हम अंग्रेजी में कहें तो डोमिनेटिंग नेचर की है, उसके कारण पति भी अपना स्वभाव जो है वो बदल लेता है। तो उसके कारण जो है उनकी, जो हम कह सकते हैं कि एक गृहस्थी जो सुख से चल सकती है, जो खुशियों से चल सकती है, वो दुख में बदल जाती है और अंत भी उसका जो है दुख में ही होता है। तो अंजो दीदी पर निर्भर करता है इस नाटक में सबको, जो सारा केंद्र है इस नाटक का वो अंजो दीदी ही है, यानी कि अंजलि है। आगे देखते हैं इस नाटक में। अब इस नाटक की पात्र योजना हम देखें तो प्रथम अंक में जो पात्र हैं इसमें हमारे, पहले तो है अंजलि, जो कि इस नाटक की नायिका नजर आई है। अंजलि की ही जो सहेली है वो अनीमा है, इसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र है ये भी। मुन्नी जो है वो अंजलि की एक नौकरानी है, गौड़ पात्र है ये। नीरज जो है वो 11 वर्षीय अंजलि का आज्ञाकारी पुत्र है। अंजलि का पुत्र जो है वो नीरज है, इसमें 11 साल का है। फिर इंद्र नारायण जो है अंजलि के पति हैं, जो कि एक वकील हैं। श्रीपत जो है अंजलि का भाई है और राधु जो है अंजलि का नौकर है। तो इसमें जो मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, एक तो अंजलि है इसमें, और एक अनीमा उसकी सहेली है, और इंद्र नारायण है और श्रीपत है उसका भाई। तो अधिकतर संवाद जो है वो इन्हीं के बीच में ज़्यादातर होते हैं। दूसरे अंक की जब हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से पात्र हैं, एक तो ओमी है, जो कि अब अंजलि का जो बेटा था नीरज, उसकी पत्नी आ गई है ओमी, जो कि अंजो दीदी का ही दूसरा रूप है, अंजलि की बहू है ये। अनीमा वही अंजलि की सहेली है इसमें दूसरे अंक में भी। राधु भी वही अंजलि का नौकर है। नीलम, अब जो ये नीलम है ये भी 11 साल का है और ओमी और नीरज का पुत्र है, यानी कि अंजलि का जो है पोता है ये नीलम इसमें। तो नीरज जो है अंजलि का पुत्र है और उसी के सामने जो आपको ये नीलम नजर आ रहा है वो अंजलि का पोता है, यानी कि ओमी और नीरज का पुत्र है इसमें। और नीरज जो है वो 31 वर्षीय हो चुका है इसमें, क्योंकि 20 वर्ष बाद की जो है दूसरे अंक में दर्शाई गई है कहानी इसमें। और नज़ीर जो है वो नीरज का मित्र है इसमें। श्रीपत जो है अंजलि का भाई, वही सेम है जो पहले अंक में भी था, इंद्र नारायण अंजलि का पति। तो ये सारे पात्र जो है हमें इसमें नज़र आते हैं। अब हम इसको अगर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें तो सेंटर में, क्योंकि इसकी नायिका ही अंजलि है, यहाँ रखी गई है। अंजलि का जो पति है लेफ्ट साइड में ये इंद्र नारायण है। अंजलि की सहेली यहाँ पर ये अनीमा, अंजलि की नौकरानी मुन्नी, अंजलि का भाई श्रीपत, जो कि काफ़ी इसमें अपने विचारों को प्रकट करता हमें नज़र आता है। अंजलि का नौकर है राधु। और थोड़ा नीचे चलते हैं, इसमें अंजलि का जो पुत्र है वो नीरज है, जो कि पहले पात्र में 11 वर्ष का दिखाया गया है। 20 साल बाद जो दूसरा अंक आता है उसमें उसकी बहू आ जाती है ओमी नाम की, जो कि बिल्कुल अंजलि का ही रूप है। तो अंजलि और इंद्र नारायण की बहू है ओमी, और नीरज और ओमी का जो नया जो पुत्र आया है दूसरे अंक में वो है नीलम, जिसको हम नीलू बोलते हैं इसमें। नीरज का एक मित्र है नज़ीर, जिसका कि बहुत कम इसमें आपको संवाद वगैरह नजर आएंगे। तो ये सारे मुख्य पात्र इसमें हमें नजर आते हैं। और श्रीपत तो अंजलि का भाई है, जो सब आपको यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा है। तो ये सारे पात्र हैं। अगर हम इन पात्रों के वैशिष्ट्य की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अंजलि से, जो कि एक अहम की प्रति छाया है, यानी कि ईगो बहुत है उसमें, वर्चस्व की भावना है,
बहुत ज़्यादा ही अनुशासन प्रिय है और बड़ा ही कड़ा और रूखा स्वभाव है और अपनी उंगलियों पर सबको नचाने वाली है और किसी को कुछ नहीं समझती अपने आगे। श्रीपत जो उसका भाई है अंजलि का, उसके शब्दों में कहें तो बड़ी मॉर्बिड है, यानी कि बड़े ही अस्वस्थ चित्त की है, यानी कि मन जो है उसका बीमार है और बड़ी जालिम स्त्री है और स्वच्छता की पक्षधर है, यानी कि हर टाइम सफाई सफाई देखती रहती है घर में। फिर हम देखते हैं इसी का भाई जो है श्रीपत, ये कैसा है। श्रीपत जो है बिल्कुल अंजलि के विपरीत चरित्र वाला है, बड़ा स्वतंत्र है, मनमोजी है, फक्कड़ स्वभाव का है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, घूमता रहता है, मस्तमोला टाइप का है, बड़ी स्वाभाविक जिंदगी जीने वाला है। और अंजलि के शब्दों में कहें उसका भाई कैसा है कि वो बड़ा ही गंवार और ब्रेक चरित्र वाला है, जिसे टेबल मैनर्स का भी ज्ञान नहीं। और भांजा जो है श्रीपत का, जो कि अंजलि का बेटा है नीरज, उसके लिए उसके मन में बड़ा ही भाव है, प्रेम भाव है। और जीजाजी जो है इंद्र नारायण, उस पर वो हमेशा व्यंग्य करता रहता है और अंजू को मॉर्बिड और जालिम कहता रहता है हमेशा श्रीपत। और खाने की मेज पर हमेशा सोया हुआ नजर आता है अपने जूते रखकर ऊपर, वो इसमें नजर आएगा आपको इस नाटक में। और जीजाजी को अंजलि की मौत का रहस्य अंत में बताने वाला पात्र भी ये श्रीपत ही है। उसके बाद इंद्र नारायण देखते हैं, जो कि अंजलि का पति है। बड़ा ही शुरू में हंसमुख और जिंदा दिल इंसान होता है, लेकिन अंजलि के प्रभाव में आकर अपनी जो है नैसर्गिक जिंदगी को तिलांजलि देकर उसी की रो में बहने वाला इंसान बन जाता है, यानी कि वैसे उसकी हाथ की कठपुतली बन जाता है वो। और अंजलि की मौत के बाद वो है शराब को कभी हाथ नहीं लगाता और अंजू की मौत के बाद सन्यासी जीवन जीता है इंद्र नारायण। उसके बाद एक चरित्र आता है ओमी, जो कि अंजलि की बहू है, जो कि दूसरे अंक में हमें नजर आती है। अंजू दीदी का दूसरा रूप है। कौन कहता है कि दूसरा रूप? श्रीपत बोलता है, यानी कि अंजलि का भाई बताता है कि तुम तो बिल्कुल अपनी सास का दूसरा रूप हो। नीलू जो है नीलम को अंजलि के जो है समान बनाने की चाहत रखती है, ये ओमी जो उसकी बहू है। और पुत्र नीलू को IAS बनने की चाह रखती है वो मन में। और श्रीपत अंजू दीदी की दाद देते हुए कहता है कि वह ओमी के रूप में एन मैन अपनी मूर्ति छोड़ आई है। उसके बाद नीरज जो है अंजलि का पुत्र, वो कैसा है ये देखते हैं हम। नीरज जो है पहले अंक में 11 वर्ष का बच्चा नजर आता है, सभ्यता और शिष्टाचार का धनी है, वक्त का बड़ा पाबंद है क्योंकि उसकी माँ जो है हमेशा उसे टोकती रहती है, व्यवस्थित दिनचर्या वाला है। और उसके बाद जब दूसरे अंक में पत्नी आ जाती है ओमी, तो उससे भी उसकी नोकझोंक होती है क्योंकि उसमें उसको अपनी माँ जैसी नजर आती है कि मुझे अपनी माँ जैसी थी वैसी तुम हो बिल्कुल। तो नीरज जो है इस प्रकार से नजर आया है इसमें। उसके बाद अनीमा देखते हैं, अंजलि की जो यहाँ पर सहेली है। अंजलि की सहेली जो है अंजू से काफ़ी प्रभावित है, उसके घर का सलीका और समय की पाबंदी को देखते हुए। बड़ी चिंतनशील स्त्री है और अंजू की मौत का पर्दा उठाने वाला चरित्र है और बताती है कि उसकी मौत दौरे से नहीं बल्कि जहर खाने से हुई थी। और उसके बाद एक पात्र और आता है नीलम, जो कि हमें यहाँ नीचे नजर आएगा, जो कि नीरज और जो बहू है अंजलि की, उसका पुत्र है नीलम। उसका कैसे चरित्र है, जो कि 11 वर्ष का है दूसरे अंक में। और ओमी जो है उसे कलेक्टर बनाना चाहती है, जबकि नीरज जो है उसे क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता है, जबकि वो स्वयं नीलम खुद एक कवि बनना चाहता है। और मोहन पत्रिका में उसकी एक कविता का प्रकाशित होना होता है, जिससे वह डर के कारण किसी को दिखाता भी नहीं है। तो ये सारे पात्र हमें इस प्रकार से इस नाटक में नजर आते हैं। इस नाटक का जो है कथानक अगर हम देखें तो बहुत ही संक्षिप्त है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है। 7 पात्र मुख्य में नजर आते हैं और द्वितीय पात्र में हमें द्वितीय अंक में 8 पात्र नजर आते हैं। 5 जो मुख्य पात्र हैं इसमें वो अंजलि, श्रीपत, इंद्र नारायण, ओमी और अनीमा, जिनके ज़्यादातर संवाद इसमें आपको नजर आएंगे नाटक में। और गौण पात्र में मुन्नी जो नौकरानी है, राधु नौकर है, नीरज जो पुत्र है और नज़ीर जो उसका मित्र है नीरज का। तो इस प्रकार से गौण पात्र हैं इसमें। अब देखते हैं उद्देश्य क्या है इस नाटक का। इस नाटक में यांत्रिक मनोवृत्ति अपनाने पर जीवन का क्या हाल होता है, इसी यथार्थ का चित्रण किया गया है कि नकलीपन से जीवन में कितना कलह कलेश हो जाता है। इस नाटक में नायिका जो है इंसानों को मशीन मानती है, इस कारण उसका पति भी बुरी लत में फंस जाता है, वह स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है अंत में। और एक स्त्री जो अंजलि है वो अपने वर्चस्व, अपने दमन अहम के कारण, अपनी ईगो के कारण अपने पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर देती है। इसी को इस नाटक में मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित किया है। और ये सारी जो गुण आए हैं वो उसमें गुण कहें या अवगुण कहें, ये सारे अवगुण उसमें उसके नाना से आए हैं, ऐसा उसका भाई श्रीपत जो है इस नाटक में बताता हुआ हमें नजर आता है। तो अंजू दीदी जो है बड़ी ही, समझ लीजिए आप एक शब्द समझ लें, डोमिनेटिंग नेचर जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो उस हिसाब से वो पूरे नाटक में अपने काम करते हुए हमें नजर आती है।
अंजलि की जो वक्त की पाबंदी है, कठोरता है, अनुशासन प्रियता है, उसका प्रभाव उसके पति इंद्र नारायण, बेटे नीरज और नौकरानी नौकर पर भी पड़ता है और पात्रों की संपूर्ण मानसिक स्थिति जो है हमें इसमें नजर आती है। अब इसकी कथा वस्तु से प्रारंभ करते हैं। प्रथम अंक का प्रथम दृश्य। प्रथम अंक जो है उसमें जो है कथा 1933 ईस्वी की गर्मियों का एक दिन है। स्थान दिल्ली में जो है अंजलि दीदी यानी कि अंजू दीदी के बगल की बैठक का जो है बंगले की बैठक का है और खाने का कमरा इसमें हमें नजर आता है। तो प्रथम दृश्य में जो है नाटक की शुरुआत होती है अंजलि द्वारा मुन्नी नौकरानी जो है उसको 8 बजने के बाद भी मेज पर नाश्ता नहीं रखने के संवाद से होती है। अंजू की तानाशाही पूरे परिवार पर चलती है। तो पहले इसमें यहाँ से शुरुआत होती है और इसमें जो है 8 बज जाते हैं, अभी तक नाश्ता भी नहीं लगाया होता। तो वह बेटा नीरज से कहती है कि बेटा नीरज, कपड़े बदल लिए तुमने? अपने पापा से कहो कि नहाकर सीधे इधर आए। और अंजलि जो है उसके घर का सलीका और समय की पाबंदी देखकर उसके घर गर्मी की छुट्टियां बिताने आई उसकी सहेली अनीमा जो है वो काफ़ी हैरान हो जाती है। उसके बाद जो है अंजू की सहेली जो है उसकी प्रशंसा करती है और दोनों सहेलियों में आपसी बातचीत शुरू हो जाती है। वो कहती है कि इस घर के कण कण को मैंने सलीका, समय की पाबंदी और लोगों के तौर तरीके सिखाए हैं। कौन कह रही है? अंजलि कह रही है। कहीं तुम पहले आकर देखती ना तो घर भूतों का डेरा बना हुआ था। इस प्रकार से दोनों सहेलियों में बातचीत होती रहती है। इनके साथ कितनी जान खपाई है तुम अनीमा कल्पना भी नहीं कर सकती। तो अनीमा कहती है तुम अपने उद्देश्यों में सफल हुई हो। तुमने अपने घर को घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। अंजलि कहती है अनीमा से कि जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः और संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। तो इस प्रकार दोनों सहेलियां काफी जो है नियम की पाबंदी की और घड़ी की बातें करती रहती हैं। फिर जो है इतने में इंद्र नारायण होता है जो उसका पति अंजो का, वो आ जाता है। उसके अंजो और अनीमा से बातचीत होती है। तो सफाई, वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीके, इन सब का इंद्र नारायण जी ख्याल रखते हैं और अंजो को कभी शिकायत का मौका नहीं देते हैं। 6 वर्षों में उन्होंने कभी दही बड़े और चाट को एक बार भी मुंह में नहीं लगाया है। पूरी तरह अंजलि के हाथों का खिलौना बने इंद्र नारायण के परिवर्तन पर अंजलि का हम इस प्रकार संतुष्ट होता है। कहते हैं बड़े सिटपिटाए थे पहले पहले, पर मैं ले ही आई अपने ढब पर, अब बड़े कल्चर्ड दिखाई देते हैं। तो अंजो दीदी जो है अपने पति को भी जो है अपनी तरह बनाकर जो है बड़ी खुश है और कहती है कि पहले तो बड़े बेकार किस्म के थे लेकिन अब मैंने इनको कल्चर सिखा दिया है, कल्चर्ड रहना सिखा दिया, डिसिप्लिन कर दिया है। इतने में अंजो का भाई जो है श्रीपत का उनके घर में आगमन होता है। वो जो है एक तो उसका भाई है अंजो का, इंद्र नारायण का साला लगता है और नीरज का मामा लगता है। तो अंजो दीदी का जो सिक्का है वो केवल अपने पति, पुत्र, नौकरानी, नौकर पर ही चलता है। लेकिन जो है श्रीपत के सामने अंजो दीदी की एक भी नहीं चलती क्योंकि बड़ा ही घुमक्कड़ मनमौजी टाइप का है। और वह घर में आते ही सिगरेट फेंक कर उसे पैर से अपने मसलते हुए इंद्र नारायण को गले लगा लेता है। और धूल पसीने से लथपथ श्रीपत का इंद्र नारायण से गले लगना अंजलि को देखकर बड़ा नागवार गुजरता है और वह उसे तुरंत नहाने का हुक्म देती है। तो श्रीपत जो है अपनी बहन की नादिर शाही हुक्म को नकारते हुए कहता है कि तुम फिजूल की गृहस्थी की चक्की में अपनी प्रतिभा नष्ट कर रही हो। तुम्हें तो सेना में लेफ्टिनेंट होना चाहिए या कैप्टन हो जाना चाहिए। और वो जो है वहीं टेबल पर बैठ जाता है और उसे वो कहती है कि तू बदतमीज है, तू गवार है, टेबल मैनर से हीन है। इंद्र नारायण से श्रीपत कहता है कि कितना हंसते थे आप उन दिनों, कितना ठहाके लगाते थे, जहाँ जी जाते थे वहाँ जाते थे। शादी ने तो आपको बुढ़ा बना दिया। इसका मतलब अपने जीजा से बोल रहा है सारी बातें, उसे ताने मार रहा है। अंजलि अपने बेटे नीरज को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है जबकि वह खुद क्रिकेट कप्तान बनना चाहता है। श्रीपत उसे कहता है कि तू 6 घंटे खेला कर और 2 घंटे पढ़ा कर। तो अंजलि जब उसे पढ़ने के समय की याद दिलाती है तो नीरज 6 घंटे खेलने और 2 घंटे पढ़ने की बात करता है। तो अंजलि जो होती है वो कहती है मुझे डिप्टी कमिश्नर, वो कहता है उससे बेटा उसका कि मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मुझे तो क्रिकेट का कप्तान बनना है। और अंजलि उसे अपने बेटे नीरज के कान खींचती हुई ले जाती है और श्रीपत से कहती है अपने भाई से कि तुम चाहते हो मेरा बेटा तुम्हारी तरह आवारा हो जाए, ना काम के, ना काज के, अढ़ाई से अनाज के। तो श्रीपत कह उठता है कि भगवान ही बचाए दीदी से। जाते जाते दिया सलाई की डिब्बियां भी उठा ले गई। तो यहाँ पर पहला दृश्य जो है प्रथम अंक का वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर द्वितीय दृश्य में थोड़ा सा ही दिखाया गया है कि घड़ी में 12 बज रहे हैं। खाने की मेज पर श्रीपत जूतों समेत सोया हुआ है और मेज के पास जो है फर्श पर एक आधी जली सिगरेट जो है वहाँ पर पड़ी हुई है।
अब तीसरा दृश्य जो आता है उसमें क्या है, अब यहाँ पे घड़ी में 3 बज रहे हैं, सेम ही दिन का तीनों दृश्य हैं, 3 बज रहे हैं दोपहर के, और श्रीपत जो है मेज पर सोया पड़ा है और अंजलि अपने पति इंद्र नारायण को, श्रीपत को मेज पर जूते सहित सोते हुए दिखाती है और तीसरी बार झकझोरने पर श्रीपत द्वारा रात्रि जागरण और 3rd क्लास में की गई यात्रा के विषय में बताते हुए अंजलि से सिगरेट उठाने के लिए निवेदन करता है। तो क्रोध से जो है अंजलि द्वारा देखे जाने पर श्रीपत उससे कहता है कि यह कोई सांप है जो तुम्हें काट खाएगा। तो अंजलि अपने पति को डांटती हुई कहती है कि श्रीपत जो है कि गंदी बातें आप सुनना चाहते हैं या आराम भी करेंगे। तो श्रीपत अंजलि से कहता है कि क्या समय नियत करके ही आराम किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे पॉइंट जो इसमें कवर हुए हैं कि श्रीपत मेज पर सोया पड़ा है, फिर इतने में अंजलि और वकील साहब इंद्र नारायण आ जाते हैं और फिर जो है श्रीपत द्वारा अंजलि के व्यवहार पर ताने देना, ये सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाते हैं। तो वो श्रीपत जो है अपने जिया जी को कहता है कि आप तो बिल्कुल बदल गए हैं, आपने जिंदगी के रास रंग को पूर्णतः तिलांजलि दे दी है, अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया है। नाना जी ने अंजू दीदी के दिमाग को जकड़ रखा है, वह भी बिल्कुल तानाशाह थे, सदा अपनी राय दूसरों पर लाते थे। तो श्रीपत जब नौकरानी अपनी मुन्नी से घर की आज़ादी की दास्तां बयां करते हुए उसको घर चलने के लिए कहता है तो अंजलि उसे सदाचार और शिष्टता का पाठ पढ़ाती है। श्रीपत जो है दिलकुशा होटल जाने और वहीं से घर लौटने की बात करते हुए अंजू से कहता है कि दुआ है कि नाना जी का जादू तुम्हारे सिर से उतरे। तो अंजलि को एहसास होता है कि जब से श्रीपत आया है उसका भाई, तो घर की फिजा ही बदल गई है। तो नाना जी ठीक कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक, मेरे घर में ब्रेक का क्या काम, मेरा घर घड़ी की तरह लगातार सांझ सवेरे चलेगा, घड़ी की सुई की तरह टिक 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 टिक, और कोई चीज़ इस नियम को तोड़ नहीं सकेगी। अचानक घड़ी की टिक टिक बंद होने पर वह नौकर राधु से कहती है कि राधु घड़ी टूट गई, शायद मैंने इसमें ज़्यादा चाबी भर दी है। और यहीं पर पहले अंक का तीसरा दृश्य भी समाप्त होता है और पहला अंक भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद दूसरा अंक दिखाया गया है 1953 ईस्वी का, लगभग 1933 से 20 वर्ष बाद। अब सर्दियों का एक दिन है, अंजू दीदी के वही खाने का कमरा है, वही बैठक खाना है। प्रथम दृश्य की शुरुआत होती है। द्वितीय अंक का जो शुभारंभ होता है वह ओमी, जो कि अंजलि की बहू और नीरज की पत्नी है, उसके द्वारा मुन्नी को मेज पर नाश्ता रखने वह 8 बज गए, अभी तक नाश्ते का कहीं पता नहीं, इस कथन से होता है। बिल्कुल जैसे पहले अंक की शुरुआत अंजू दीदी ने सेम इसी संवाद से की थी, बिल्कुल उसी प्रकार से अब ओमी जो उसकी बहू है वह उसने भी इसी प्रकार इस नाटक की शुरुआत करी है। और इतने जो है अनीमा जो है और ओमी जो है उसकी बहू, यानी कि उसकी सास की सहेली और उस बहू में बातचीत शुरू होती है। तो अनीमा ओमी से कहती है कि तुम्हें अपने पद चिन्हों पर चलते देखकर अंजू की आत्मा बहुत प्रसन्न होती होगी। इसका मतलब अब इस अंक में अंजू जो है वो नहीं है, यानी कि अंजू मर चुकी है। अंजू चाहती भी थी कि इस घर में ऐसी बहू आए जो उसके घर को बिल्कुल उसकी तरह चला सके। तो ओमी कहती कि मैं कहाँ कर सकी उनकी तरह सब कुछ, मेरे पति जो नीरज हैं कुछ करने ही नहीं देते, बिल्कुल अपनी माँ की प्रतिक्रिया है, यानी कि बिल्कुल उल्टे हैं। उसने अपने मामा श्रीपत को अपना आदर्श बनाया है, जो कि पहले छोटा बच्चा था पिछले अंक में, अब वो बड़ा हो गया, इसमें उसकी पत्नी है ओमी। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पुत्र है नीलम, जिसको नीलू बोलते हैं, वो अपने पिता की बदले बल्कि अपने दादा दादी पर जाए। और मम्मी जो है यानी कि अंजलि जो अब नहीं है दुनिया में, उसका काम घड़ी की बाकायदगी से होता था और मैं भी चाहती हूँ कि इसका घर का काम वैसे ही घड़ी की तरह चलता रहे। तो दोनों वो बात करती रहती हैं। फिर जो होती है ओमी, उसके अपने पति नीरज से बातचीत होती है। कैसे? सहसा ओमी की नज़र जो है सामने टंगी बंद घड़ी पर जाती है और वह उसे ठीक कर रही होती है। उसकी नज़र सामने कैलेंडर पर पड़ती है और वही महीना और वही साल होता है जब उसकी सास मरी थी। तो ओमी अनीमा मौसी से, भी तो उनकी दोनों की आपस में बात चल रही, पिछला पॉइंट ही अभी इसमें ये वाला। तो अपनी जो है मौसी से कहती है, यानी कि अपनी सास की सहेली से, कि मम्मी के ध्यान के बाद पापा जो है उनको किसी बात का होश नहीं रहा। आज शायद पापा इन 5 वर्षों में पहले दिन इधर नाश्ता करेंगे और उन्होंने जो है अब तो शराब को भी मुंह लगाना छोड़ दिया, लगभग सन्यासी ही बन गए हैं। तो ओमी जो है उसकी सास की सहेली जो है वो अनीमा को मतलब बहू बताती है ओमी अनीमा को कि पापा पहले कभी कभी पीते थे, फिर रोज़ पीने लगे, अब घर नरक बनता गया और दरअसल मम्मी के बेवक्त मौत का कारण बना। एक बार बहुत पहले, मेरी शादी से भी 10-12 साल पहले, श्रीपत मामा यहाँ आए थे और पापा उनके साथ गए और लौटे थे तो नशे में धुत थे। उस रात मम्मी को पहला दौरा पड़ा था। मम्मी की अचानक मृत्यु ने पापा के दिल पर बड़ा असर किया। उन्हें लगा कि जैसे वे ही उसकी मृत्यु के कारण थे। पहले पापा ने सौगंध खाई थी कि कभी नहीं पिएंगे, पर उन सौगंधों के रहते हुए भी वे पीने लगे थे। पापा पीते ही नहीं थे, बल्कि पीकर वह उन तमाम हरकतों को करते थे जिनसे मम्मी चिढ़ती थी और मम्मी के दौरे बढ़ते चले गए और एक दिन ऐसा भयानक दौरा पड़ा कि फिर वह उठ ही नहीं पाई। तो अनीमा कहती है कि मुझे सब कुछ मालूम है, उन दिनों मैं यहीं पे थी। अब इतने में ओमी का पति जो नीरज होता है उससे अब ओमी की बातचीत यहाँ पर शुरू हो जाती है।
ओमी अपने पति को डांटती हुई कहती है कि सबके सामने आप लोफरों की तरह बात मत करें, आप सिटी मजिस्ट्रेट हो गए हैं। तो ओमी पुत्र नीलम को कलेक्टर बनाना चाहती है, जबकि नीरज उसे क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता है, क्योंकि वह स्वयं तो बन नहीं सका। और नीरज कहता है कि मैं तो क्रिकेट कप्तान होने के लिए बना था, पर ना क्रिकेट का कप्तान बन सका, ना ICS कर सका, और उम्र का बेहतरीन हिस्सा तो मैंने झूठी हुक्मरानी के सपने में ही बिता दिया। तो मामा श्रीपत कहा करते थे कि इस पर ओमी चिढ़कर कह उठती है कि मम्मी कहती थी कि श्रीपत मामा ब्रेक है ब्रेक। इस घर की आराम से चलती गाड़ी को उन्होंने एक ही बार आकर ब्रेक लगा दी थी। तो नीरज की दृष्टि में मम्मी स्वयं ब्रेक थी। जब तक वह जिंदा रही उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखी, उसे आज़ादी से फलने फूलने नहीं दिया, और मरकर भी ब्रेक लगाती गई। पापा और तुम और नीलम और क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीते हैं? नहीं, हम सब वही जीवन जी रहे हैं जो मम्मी चाहती थी कि जिए, और मम्मी के नाना चाहते थे कि दुनिया जिए, और हम सब वही जी रहे हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी सारी कॉफ्त जो होते हैं वो निकाल रहा है अपनी पत्नी के ऊपर, बता रहा है कि अपनी माँ से कितना परेशान था। इन्हीं संवादों के बीच में जो होता है, श्रीपत मामा जो होते हैं फिर आ जाते हैं, और उसकी बातें जो है अनीमा से होती हैं, जो कि अंजू की सहेली है। तो वो जो है इन्हीं संवादों के बीच श्रीपत मामा का पुनः आगमन बम्बई से कोलकाता जाने के दरमियान अंजू दीदी के घर पर होता है। और ओमी के विविध क्रियाकलापों व्यवहारों को देख श्रीपत कहते हैं, लगता है अंजू दीदी इस घर में अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई हैं। मैं आज ही जाने की सोच रहा हूँ, यहाँ रहा तो फिर पहले जैसा फक्कड़ हो जाऊंगा। मैं जीजा जी से मिलना चाहता था, पर उनका कमरा सन्यासियों के समान लगता है। और अनीमा श्रीपत को कहती है कि अंजू की मौत नहीं उन्हें सन्यासी बना दिया है, अब वह सब कुछ उसी तरह करते हैं जैसे अंजू चाहती थी। तो श्रीपत के पूछने पर कि अंजू की मौत का इससे क्या संबंध है, तो अनीमा बताती है, जो कि सहेली थी अंजू की, कि ना जीजा जी इतनी शराब पीते, ना अंजू जहर खाती। अंजू जो है वो दौरे से नहीं मरी थी, बल्कि उसने आत्महत्या की थी। जिया जी नित्य पीने लगे थे। एक दिन अंजू की जान पर बनाई तो जिया जी ने घोषणा की कि अब कभी शराब नहीं पियेंगे। अंजू आश्वस्त हो गई और स्वस्थ भी। तभी उन्हें एक दिन अचानक पता चला कि शराब तो उन्होंने एक दिन भी नहीं छोड़ी थी, रोज पीते थे। उस दिन खूब लड़ाई हुई और उन्हें जोरों का दौरा पड़ा, और उन्होंने मन की करी और जो है जहर खा लिया। और अंजू दीदी के तकिए के नीचे से 2 चिट्ठियां निकली, एक जिया जी के नाम और दूसरी मेरे नाम, यानी कि उसकी सहेली अनीमा के नाम। ये सारी बातें अनीमा बता रही है श्रीपत को। जिया जी के नाम खत में अंजू ने लिखा था कि मैं मर रही हूँ, आप शौक से पीजिए, मैं आपको तंग करने नहीं आऊंगी, मैं ही आपके रास्ते का कांटा थी। आशा है आपका जीवन अब निष्कंटक बीतेगा। और मेरे नाम उसने खत में लिखा था कि एक बार की लगी ये छूटते नहीं, इस 10-15 सालों में मेरी जिंदगी नरक बन गई है। शराबी पति के साथ मैं नहीं रह सकती, मैं जहर खा रही हूँ, और मेरा शरीर चीरा फाड़ा ना जाए, मुझे पसंद नहीं है। इसलिए तुम यह बोल देना कि ये जो है मैं खाली दौरे से मरी थी, तो और उसको बताना भी मत मेरे पति को कि मैंने जहर खा कर मरी हूँ। तो इस प्रकार से उसको बड़ा जो है श्रीपत को भी धक्का लगता है कि ऐसे कैसे मेरी बहन ने जो है जहर खा के मरा, और उसका इल्ज़ाम जो है बेचारे मेरे जीजा जी पे आ गया कि जीजा जी की शराब पीने की वजह से वो मरी। इतने में जो है ओमी का पुत्र जो होता है नीलम, वो उसकी अपने दादा श्रीपत से जो है वो बातें होती हैं। ओमी और नीरज का पुत्र नीलम जो होता है वो श्रीपत को मामा कहकर बुलाता है। तो कहते हैं मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ, दादा हूँ तुम्हारा। नीलम श्रीपत के पूछने पर बताता है कि वह तो कवि बनना चाहता है, परंतु मम्मी मुझे कमिश्नर और पापा क्रिकेट कप्तान बनाना चाहते हैं। इसी के साथ जो है पहला अंक यहाँ पर दूसरे अंक का पहला दृश्य यही समाप्त होता है। दूसरा दृश्य शुरू होता है और इसमें श्रीपत खाने की मेज पर जूते रखकर सोया हुआ है। मेज के पास फर्श पर आधे सिगरेट का टुकड़ा पड़ा है। घड़ी में 12 बज रहे। सेम वही पहले अंक का दूसरा दृश्य और दूसरे अंक का दूसरा दृश्य, दोनों सेम से ही है लगभग, जिसमें वो मेज पर जूते रखकर जो है श्रीपत पड़ा हुआ है। अब तीसरे दृश्य की शुरुआत होती है और यही आखिरी दृश्य है इस नाटक का। घड़ी में 4 बजने को हैं और बैठक में काउच पर ओमी स्वेटर बुन रही है। खाने के कमरे में श्रीपत वैसे ही सोया पड़ा है। अनीमा उसे उठा रही है। श्रीपत की जो है अपनी जीजा जी से लंबी बातचीत होती है, जिसमें वह अपनी बहन की जहर खाकर मरने की बात बता देता है और सबको खुलकर जीने के लिए प्रेरित करता है। श्रीपत जिया जी से कहता है शाम रंगीन करने हेतु दिलकुशा होटल या गेलार्ड में चलने का निवेदन करता है। तो इंद्र नारायण कहते हैं कि अंजू की मौत के बाद कभी ना पीने की मैंने सौगंध खाई है। तो श्रीपत उन्हें सच्चाई बताता है कि हुआ क्या था कि अंजू जो थी वो मॉर्बिड थी, यानी कि उसका जो दिमाग था वो स्वस्थ नहीं थी, वो बीमार थी। अपने हट पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। वह बल्कि दौरे से नहीं मरी, बल्कि उसने जहर खाया था। इंद्र नारायण चीख उठता है, क्या अंजू ने जहर खाया था? श्रीपत कहता है कि अंजू का तिलस्म जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है। वे नीरज से कहता है कि अंजू मेरी बहन थी, पर वह नाना के यहाँ पली थी और वह सख्त मॉर्बिड और जालिम थे, क्योंकि हमारे नाना मॉर्बिड और जालिम थे, इसलिए उसका प्रभाव अंजू पर पड़ा है। वह ये नहीं जानती थी कि घड़ी मशीन है या इंसान मशीन। अंजू यदि उसे समझती तो जिया जी को चोरी से शराब पीने और उसे मरने की जरूरत ना पड़ती। इस कमरे को देखो, 5 साल से इस कमरे में यहाँ पर कोई भी जोर से हंसा नहीं, कोई जोर से बोला नहीं। आज अंजू की सनक, उसके जुल्म, उसके तिलस्म को तोड़ना जरूरी है, ताकि इस घर के लोग स्वाभाविक रूप से अपनी जिंदगी को जी सके।
तो नीरज चाहे तो सिटी मजिस्ट्रेट होता हुआ भी खेले या मजिस्ट्रेट छोड़कर क्रिकेट खेले। नीलम आईएएस बने या क्रिकेट का कप्तान बने, पर कवि जरूर बने। तो जिया जी चाहे तो एक आध पैग पिए, एक आध शाम स्टैंडर्ड या गैलॉर्ड में गुजारे। इस तरीके से अपने जिया जी को काफ़ी समझाता है। फिर इंद्र नारायण के अंजो के चित्र को संबोधित करते हुए शब्द है लास्ट में और नाटक की समाप्ति है। वे कहते हैं अंजो के चित्र की ओर देखते हुए, इंद्र नारायण जो उसका पति है, कि जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 साल रेगिस्तान बना डाले अंजो। इस कमरे में बरसों से तुम्हारा जादू जारी है। श्रीपद ठीक कहता है, जादू टूटना चाहिए। इस घर को इस घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। तुम सभी लोग पियो, मौज मनाओ, इस कमरे का जादू तोड़ो, हंसो, शोर मचाओ, जियो, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरी शराब पीने के लिए उसने जान दे दी, तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। जाने मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं, क्यों इन चंद दिनों के लिए उसकी आत्मा को कष्ट दूं। तो इस प्रकार से इंद्र नारायण के शब्दों के साथ में वो कह देता है सबको कि आप खुलकर अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन मुझे ऐसा ही रहने दो। लेकिन लगता नहीं है कि बाकी चरित्रों में भी बदलाव हुआ होगा, सिर्फ उनके बेटों को छोड़ के, या तो नीरज को या नीलम को छोड़कर, क्योंकि बहू तो लगभग अंजू दीदी जैसी ही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इस नाटक की जो कहानी है यहीं पर समाप्त हो जाती है। और आपको नज़र ये आ गया है इसमें कि जो अंजू दीदी है वो कितनी ज़्यादा औरों पर हावी हुई रहती है हर टाइम। काफ़ी सारे संवाद हैं इसमें जो कि अंजो के जो हैं अपने पति से हैं, फिर अनीमा सहेली से बातचीत करते हुए हैं, तो वो मैं पीडीएफ में ज़रूर डाल दूंगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, वो भी, ताकि इसका लाभ उठा सकें। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बिल्कुल, धन्यवाद।